सुभाष चंद्र बोस, अ फायर दैट नेवर फेडेड। एक ऐसी चिंगारी जो कभी बुझी ही नहीं। तो आज आइए हम इनकी बायोग्राफी के बारे में पढ़ते हैं। इनका अर्ली एजुकेशन, सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म जो था वो 23 जनवरी 1997 को कटक उड़ीसा में हुआ था। और उसके बाद इनका जो फैमिली बैकग्राउंड था वो ऑलरेडी एक इंडियन कल्चर से एक डीपली रूटेड था। मतलब वो भारत के कल्चर से जुड़े हुए थे शुरू से ही। उनकी जो पढ़ाई थी वो रेवेनशॉ और प्रेसिडेंसी कॉलेज से हुई। उसके बाद इन्होंने स्कॉटिश चर्च कॉलेज से फिलॉसफी में फर्स्ट क्लास पास किया। फिर अगर हम जैसे इनका मतलब ये स्टडी खत्म हुआ उसके बाद ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी चले गए। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इन्होंने आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन दिया और उसको पास किया। पास करने के बाद इन्होंने ब्रिटिश जो साम्राज्य था उसके अंडर में इन्होंने कभी भी जॉब नहीं किया। उसके बाद ये फ्रीडम स्ट्रगल के लिए, मतलब भारत की आज़ादी के लिए भारत आ गए। और भारत की आज़ादी के लिए इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया। कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद उन्होंने बहुत अच्छा वहाँ से उनका जो फीडबैक था बहुत अच्छा था। उसके बाद से इन्होंने जैसे ही मतलब भारत को ज्वाइन किया वहाँ पे इनको नेक्स्ट ईयर ही 1938 में इनको कांग्रेस का प्रेसिडेंट सिलेक्ट कर लिया गया था। और आपको पता होगा जैसे ये 1921 में ये भारत आए। भारत आने के बाद इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया। उसके बाद से इनकी जो आइडियोलॉजी थी वो महात्मा गांधी से काफ़ी मिलती जुलती थी। मतलब महात्मा गांधी जी भी थे, वो भी भारत को आज़ाद कराना चाहते थे। और हमारे सुभाष चंद्र बोस जी भी भारत को आज़ाद कराना चाहते थे। लेकिन दोनों लोगों का जो रास्ता था, मतलब दोनों का जो तरीका था वो बिल्कुल अलग था। महात्मा गांधी जी थे वो नरम दल की नेता थे, वो एक नॉन वायलेंस तरीके को फॉलो करते थे। वहीं पे जो हमारे सुभाष चंद्र बोस जी थे ये गर्म दल के नेता थे, ये काफ़ी एग्रेसिव अप्रोच रखते थे हमेशा। इसके बाद 1938 में इन्हें कांग्रेस का प्रेसिडेंट के तौर पे सिलेक्ट किया गया। लेकिन उसके बाद ही इन्होंने जस्ट अगले ही साल 1938 में इन्हें बनाया गया कांग्रेस का प्रेसिडेंट। और 1939 में ही कुछ मतलब इंटरनल कुछ डिस्क्रिमिनेशन की वजह से इनका जो मतलब सत्ता वो रद्द कर दिया गया। मतलब ये रिजाइन कर गए वहाँ प्रेसिडेंट के पद से। और फिर इन्होंने 1939 में ही इन्होंने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। वहाँ पे ये फॉरवर्ड ब्लॉक के लिए अपना मतलब ये लेफ्ट विंग से कहीं ना कहीं जुड़ गए और ऐसी विचारधारा रखने लगे। इसके साथ साथ में इन्होंने जो हमारे सुभाष चंद्र बोस जी थे इन्होंने जो स्वराज न्यूज़पेपर था उसका एक स्वराज न्यूज़पेपर भी पब्लिश करना शुरू कर दिया था। और इसके लिए एक मतलब ये अपनी पूरी आइडियोलॉजी वहाँ पे ये लोगों तक पहुँचाते थे। अगर हम आगे बात करें तो अब आता है द ग्रेट स्केप। हिस्ट्री में इसका बहुत ही फेमस है और बहुत ही अच्छी स्टोरी है। ये आप लोगों को ज़रूर पढ़ना चाहिए, आप लोगों को ये जानना चाहिए द ग्रेट स्केप क्या था। इसके बारे में मैं चलिए थोड़ा जल्दी में बताता हूँ, लेकिन आप इसको ज़रूर इसके डीपली पढ़िएगा। क्या हुआ था जब ये भारत आए थे और इसके बाद जब इन्होंने अपनी आइडियोलॉजी लोगों तक पहुंचानी शुरू की कि भारत को आज़ादी मिलनी चाहिए सन 1941 में 1941 तक, तो इनको क्या किया था, इनको पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जेल के अंदर में बंद कर दिया था। जैसे ही सुभाष चंद्र बोस जी जेल में बंद हुए उसके बाद इन्होंने खाना पीना बंद कर दिया। खाना पीना बंद करने की वजह से इनका तबीयत खराब होने लगा। और इनका जब तबीयत खराब हुआ तो उसके बाद से इनको जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने इनको छोड़ दिया और इनको हाउस अरेस्ट कर लिया ताकि इनको घर में ही बंद करके रखा जाए। अब जब इनको हाउस अरेस्ट किया गया तो इन्होंने अपना दिमाग लगाया और इन्होंने अपना दिमाग लगा करके एक जियाउद्दीन करके अपना नाम रखा और उसका भेष बना करके वहाँ से फरार हो गए। ऐसे फरार हुए ताकि किसी को पता ना चले। इवन ये कहा जाता है कि इनके माता जी को भी यह पता नहीं था कि ये अपने घर से फरार है। इन्होंने अपने भतीजे से बता दिया था और इन्होंने अपने एक भतीजे के साथ ये भागे थे। तो जब ये भागे थे तो पहला रात इन्होंने ऐसा कहा जाता है कि धनबाद में स्टे किया था रात। और वहाँ पे रात बिताने के बाद फिर ये अफ़गानिस्तान के रास्ते से पहुँचे मॉस्को। जब ये अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे पहुँचे तो अफ़गान तो इनको आती नहीं थी, लेकिन अफ़गान ना आने की वजह से इन्होंने अपना एक दिमाग लगाया और इन्होंने वहाँ पे गूंगे बहरे का मतलब अपने आप को गूंगा बहरा बनाया और उसके बाद से वो निकले ताकि कोई भी पूछे तो ये बता सके कि हाँ इसे बोलना और सुनना नहीं आता। उसके बाद फिर ये जैसे ही वहाँ पे अफ़गानिस्तान के बॉर्डर से फिर ये पहुँचे मॉस्को और मॉस्को के बाद ये पहुँचे जर्मनी। जर्मनी पहुँचने के बाद ये यूरोप में सबसे पहले ये मिलना चाहते थे एडोल्फ हिटलर से। और हिटलर से
वहाँ पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो सैनिकों को इन्होंने बंधक बना, मतलब वर्ल्ड वॉर टू का जो सैनिक को उन्होंने जो बंधक बना रखा था एडॉल्फ हिटलर ने, उसको ये चाहते थे कि भारतीय जितने सैनिक थे उनको छोड़ दे, और उनको छोड़ने के बाद से ये एक अपनी आर्मी का स्टैब्लिशमेंट करें। मतलब आप ये सबसे पहले समझिए, जो हमारे जो सुभाष चंद्र बोस जी थे, इनकी 3 आइडियोलॉजी के साथ ये फॉरेन गए थे। सबसे पहला कि फॉरेन में एक एग्जाइल गवर्नमेंट पहले इंडिया का स्टैब्लिश हो जाए, यानी कि एक ऐसा एग्जाइल गवर्नमेंट, यानी कि एक ऐसा गवर्नमेंट जो विदेश से उस देश की नीति को डिसाइड करे। दूसरी चीज़ इनके दिमाग में ये था कि मैं फॉरेन से ही अपनी जो भी मैं बोलूँ, मतलब एक रेडियो की तरह या किसी माध्यम से हमारे देश के सभी लोगों तक इनकी बातें पहुंच पाए। और तीसरा इनके दिमाग में ये था कि एक इंडियन जो अपना इंडियन नेशनल आर्मी बनाए, ताकि लोगों से लड़ सके, ताकि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ सके। वहाँ पहुँचने के बाद इन्होंने एडोल्फ हिटलर से मिलना इनका सकारात्मक रहा, और वहाँ पे इन्होंने, कभी कहा जाता है 3,000, कोई कहता है 4,000, कोई कहता है 5,000 तक इन्हें जो वर्ल्ड वॉर टू के जो वॉर प्रिजनर्स थे वो मिल गए, जिससे इन्होंने एक अपनी इंडियन नेशनल आर्मी का इस्टेब्लिशमेंट किया। वहाँ पे अभी इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट किया नहीं था, अभी इनको मिल गया था टीम। उसके बाद फिर ये जब देखे कि अब यहाँ पे और कुछ नहीं निकल सकता एडोल्फ हिटलर के पास, तो ये यहाँ से चले गए, मतलब जर्मनी से ये चले गए जापान। तो जापान जब पहुँचे हमारे सुभाष चंद्र बोस जी, तो वहाँ पे इन्होंने जापान गवर्नमेंट के साथ मिल करके सबसे पहले भारत का एक फ्री इंडिया सेंटर इस्टेब्लिशमेंट किया, और वहीं से इन्होंने, मतलब सबमरीन के रास्ते जापान में ये 1943 में गए थे, और वहाँ पे इन्होंने इंडिया के लिए इंडियन आर्मी का इस्टेब्लिशमेंट किया, इंडियन नेशनल आर्मी का। अब जो इंडियन नेशनल आर्मी इन्होंने जो बनाया था, उसके लिए उसका एक बहुत ही अच्छा हमें उदाहरण देखने को मिलता है, जो हमारा इम्फाल और कोहिमा में जो हमारी एक बैटल हुआ था छोटा सा, उसमें भी काफ़ी योगदान रहा इंडियन नेशनल आर्मी का। और मतलब जो हमारे सुभाष चंद्र बोस जी थे, इन्होंने मतलब इंडियन नेशनल आर्मी भी बना लिया था, और जापान के सपोर्ट से ही उन्होंने एक प्रोविजनल गवर्नमेंट, जो फ्री इंडिया, जो आज़ाद हिंद एक बना लिया था, और आज़ाद हिंद फौज भी बना लिया था। मतलब एक गवर्नमेंट भी इस्टेब्लिशमेंट हो गई थी, और इन्होंने एक अपनी फौज भी बना ली थी। और वहीं से इनका भाषण आया था, जो वहीं से इन्होंने बोला था, गिव मी ब्लड एंड आई शैल गिव यू फ्रीडम, यानी कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इन्होंने ये मतलब भारत के लोगों से कहा था कि आप मुझे खून दीजिए। खून मतलब ऐसा नहीं कि कोई खून दे दे, यानी कि आप मेरा सहयोग करो, और मैं आप लोगों को आज़ादी दिलाने में पूरा सहयोग करूंगा और आज़ादी दिलाऊंगा। तो और आपको पता होगा कि जापान में ही जब इन्होंने अपनी एक आर्मी बना ली थी, तो वहीं पे इनको पहला मतलब जो नेताजी कहा जाता है, वहीं से इनको नेताजी की उपाधि दी गई थी। तब से कहा जाने लगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद कुछ दिनों बाद ही, जैसे 18 अगस्त 1945 में एक बहुत ही दुखद घटना हमारे सामने आई, जिसमें आपको पता होगा कि ताइवान में एक प्लेन क्रैश में ऐसा कहा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस जी का देहांत हो गया था, और इनका जो फ्यूनरल हुआ था वो टोक्यो में हुआ था, और एक रेनकोजी टेम्पल में इनके जो एशेस थे, मतलब जो इनके राख हुआ था, इनके जो शरीर का जो राख था उसको रखा गया था। लेकिन कुछ ऐसे क्लेम्स भी हैं कि उसके बाद भी ये जीवित रहे और ये छिप करके रहने लगे। लेकिन मतलब इसमें कॉन्फ्लिक्ट है, तो वो आज भी कहीं ना कहीं 100% कोई भी श्योर नहीं कह सकता इसे। इसके बाद से फिर मतलब हम लोग तो अभी भी मानते हैं कि ये हमारे नेता हैं। उसके बाद से कुछ ऐसे सरकमस्टांसेस भी हुए जिसमें काफ़ी मतलब मिस्ट्री और कंट्रोवर्सी भी आई कि नेताजी भेष बदल के रह रहे हैं, नेताजी अभी भी इंडियन गवर्नमेंट के, मतलब इंडिया का सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं मतलब कहीं पे भी स्पष्ट नहीं हो पाया। अब हम और आगे देखेंगे तो नेताजी को अगर हम नेशनली रिकॉग्निशन, इनकी जो लेगेसी और कंट्रोवर्सी थी उसके बारे में बात करेंगे। इनकी जो लेगेसी थी, इनके लेगेसी में नेशनल रिकॉग्निशन के तौर पे इनके कुछ स्टैचूज़ बनाए गए, इनके मतलब मूर्तियाँ बनाई गई, इनके स्टैम्प्स बनाए गए, इनके कॉइन्स आए, जो हमारे सिक्के चलते हैं उसमें इनके फ़ोटोज़ आने लगे। बहुत सारी इंस्टीट्यूशन हैं, उनके नाम भी रखे जाने लगे सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पर। फिर हम बात करेंगे 23 जनवरी को इनका जो जन्म दिवस होता है, जो जन्मदिन के दिन इनको पराक्रम दिवस के तौर पे उसे मनाया गया। पराक्रम दिवस यानी कि डे ऑफ वैल्यूअर। और हम अगर बात करें आगे कंट्रोवर्शियल अलायंसेस के बारे में, तो इन्होंने एक मतलब
इनके जो मतलब अभी भी जो डिबेट्स होती हैं, जो एग्जाइल गवर्नमेंट को लेकर के, जो एग्जाइल पावर्स को लेकर के जो वॉर टाइम का जो डिबेट होता है, उसमें आज भी इनकी जिक्र मिलते हैं हमें। तो इनका बहुत ही योगदान रहा भारत की आज़ादी को लेकर के, यह हमें भूलना नहीं चाहिए। अगर हम बात करें इनके कुछ इंस्पिरेशनल कॉल्स को लेकर के जो कि फ्रीडम के लिए था, तो इन्होंने सबसे पहला नारा जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, गिव मी ब्लड एंड आई शैल गिव यू फ्रीडम, यानी कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये इन्होंने बर्मा से अपने इंडियन नेशनल आर्मी को बताया था, और ये अपने नेशनल आर्मी को इन्होंने एक मतलब मोटिवेट करने के लिए ये लाइन बोला था। उसके बाद से इन्होंने फिर वॉर क्राई, इनका जो हमारे इंडियन नेशनल आर्मी का जो वॉर क्राई था सबसे पहला, वो था दिल्ली चलो। तो ये एक वॉर क्राई था। उसके बाद से एक और मोटो था हमारा, मतलब आज़ाद हिंद फौज का, जो हमारी इंडियन नेशनल आर्मी थी उसको हम आज़ाद हिंद फौज भी बोलते हैं। उसका एक मोटो था इत्तेफाक इत्तेमाद और कुर्बानी, मतलब यूनिटी ट्रस्ट एंड सेक्रीफाइसेस। मतलब आप ये एक यूनिटी बना के रखो, ट्रस्ट रखो, एक दूसरे पे भरोसा रखो, और उसके बाद हम अपने देश के लिए सेक्रीफाइस हो सकते हैं। तो ये इनके कुछ लाइंस थे जो कि हमें हमेशा याद रखना चाहिए, जिसकी वजह से हमें आज़ादी मिली। अगर हम और आगे बात करें तो गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस की जो थिंकिंग्स थी, मतलब दोनों लोगों का जो एंड रिजल्ट था, दोनों लोगों की जो थिंकिंग थी वो एक ही थी। दोनों लोगों की सोच यही थी कि भारत को आज़ाद कराना है। दोनों लोग अपना 100%, अपना मोर देन 100% सिर्फ भारत की आज़ादी के लिए ही देते थे, लेकिन दोनों लोगों का तौर तरीका अलग था। जो महात्मा गांधी थे वो भारत में रह करके भारत को एक शांति तरीके से, नॉन वायलेंस तरीके से भारत को आज़ाद कराना चाहते थे। उसके लिए उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, उन्होंने फिर कई सारे मूवमेंट, मतलब नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट, और भी कई सारे ऐसे मूवमेंट्स मतलब लाए थे। ठीक उसी प्रकार सुभाष चंद्र बोस जी की अगर हम बात करें तो ये एक एग्रेसिव मतलब नेता थे, और इसकी वजह से ये मतलब कई बार जेल भी गए, फिर फॉरेन गए, मतलब वहाँ पे मॉस्को, जो अभी मैंने पूरी कहानी सुनाई आपको, वहाँ जाने के बाद इन्होंने अपना एक आर्मी सेटअप किया। उसके बाद से इन्होंने गवर्नमेंट को बाहर, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट को बाहर से भी एक प्रेशर बना के रखा। तो कहीं ना कहीं इनका भी और गांधी जी का भी, दोनों लोगों का एक जैसा मतलब भारत को आज़ाद दिलाने में इन्फ्लुएंस रहा है, और दोनों लोगों का ताकत रहा है। तो ये था आज का हमारा पूरा वीडियो, सुभाष चंद्र बोस दी रेंटलेस फ्लेम ऑफ फ्रीडम। तो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा हो मेरा पूरा वीडियो, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मैं कहाँ और सुधार कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच। सुभाष चंद्र बोस, अ फायर दैट नेवर